गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं डीसी जनरेटर का। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करना। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो दोस्त प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा लेना ताकि डेली लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना टॉपिक, डीसी जनरेटर यानी डायरेक्ट करंट जनरेटर। देखिए डिस्ट धारा जनरेटर, देखिए डिस्ट धारा जनरेटर इसका निम्मी में या हिंदी में हम कह सकते हैं, और डीसी जनरेटर इनका इंग्लिश में नाम है। चलिए तो टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। बिल्कुल, देखिए नॉर्मली जनरेटर किसे कहते हैं, सबसे पहले परिभाषा हमारे पास जनरेटर का ही है। देखिए दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन हमारी दोस्तों जनरेटर कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा यानी दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी को दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली मशीन को हम क्या कहेंगे दोस्तों, जनरेटर। जनरेटर हो सकता है वो एसी दे, हो सकता है वो डीसी दे, लेकिन नॉर्मल वे में दोनों का वर्क क्या होगा, यांत्रिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, चेंज करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यदि जनरेटर यानी यदि जनरेटर आपका डायरेक्ट करंट पैदा करता है यानी डीसी पैदा करता है तो दोस्तों वो कहलाएगा आपका डीसी जनरेटर। यदि दोस्तों आपका एसी यानी अल्टरनेटिव करंट पैदा करता है तो वो कहलाएगा मेरे भाइयों आपका अल्टरनेटर। तो नॉर्मल वे में आपको पता लग गया कि सेम मशीन को हम बिल्कुल उसी मशीन को हम यदि उससे डीसी आउटपुट ले रहे हैं, आउटपुट में अगर डीसी मिल रहा है तो दोस्तों डीसी जनरेटर कह देंगे, और आउटपुट मिल रहा है दोस्तों एसी तो उसे कहेंगे अल्टरनेटर। तो ओनली फॉर जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसकी वजह से उसके नाम में भी चेंज आ गया है। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि छोटे आकार के डीसी जनरेटर को डायनेमो कहते हैं। देखिए आपने देखे होंगे वाहन जो हमारी गाड़ियां होती हैं उनमें एक बैटरी लगी होती है और उसको चार्ज करने के लिए एक छोटा सा डायनेमो लगा रहता है। डायनेमो प्रारूप पूरा जनरेटर का है लेकिन इसका स्मॉल रूप कह सकते हैं हम, ठीक है दोस्तों। जनरेटर का स्मॉल रूप, क्योंकि हमें पता है कि बैटरी को चार्ज करने के लिए कैसी सप्लाई चाहिए, डीसी, इसलिए हमें क्या चाहिए, डीसी जनरेटर चाहिए, और उसका स्मॉलेस्ट रूप क्या कहलाएगा, डायनेमो। चलिए बिल्कुल सेम वर्क है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए क्योंकि ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तो फैराडे ने जो नियम दिया था तो इस नियम से सिद्ध हुआ था कि आपका इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे होता है। भैया आपने एक मोटर को चलाई, उस मोटर को घुमाने से या उसमें ऐसे फील्ड वगैरह पैदा करने से तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, लेकिन कैसे होती है उसका पूरा प्रारूप आपको इसने फैराडे ने समझाया है। तो देखिए दोस्तों, डीसी जनरेटर या डायनेमो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होती है। इस सिद्धांत के अनुसार, अब देखिए सिद्धांत क्या कह रहा है आपका, एक बार पढ़ते हैं थ्योरेटिकल, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली रूप से समझने की कोशिश करेंगे। यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाता है या जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का दोस्तों क्या हो, छेदन हो यानी कटाए उनकी, तो उस चालक में ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये तो आपने इसकी थ्योरेटिकल रूप से पढ़ लिया है, कई भाइयों को याद भी होगा। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एज ए डायग्राम। देखिए दोस्तों, ये डायग्राम आप देखते हैं, इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि इसको हम एक कंडक्टर की भांति यूज ले रहे हैं, ठीक है। और एन और एस अभी स्टार्टिंग में मत समझिए, ये बाद के लिए है। स्टार्टिंग में ये एक तरीके से कंडक्टर, एक चालक है जिसके अंदर से हम करंट प्रवाहित कर सकते हैं नॉर्मल वे में। अगला देखिए, ये एक वोल्टमीटर है आपके पास, जो अभी सुई आपको दिख रही होगी वो 0 पर है, यानी इसमें अभी कोई भी वोल्टेज फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एक जो आपको एक और चालक है, इसके ऊपर दोस्तों क्या आपने की हुई है, ये वाइंडिंग की हुई है, ठीक है दोस्तों। ये चालक तार हैं कॉपर के, जिनकी हमने इसके ऊपर क्या की हुई है दोस्तों, वाइंडिंग की हुई है। यदि हम इस वाइंडिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें, विद्युत धारा को अगर प्रवाहित करें, तो दोस्तों इस वाइंडिंग की वजह से इसके चारों ओर क्या एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र इसकी तरफ जनरेट हो जाएगा, यानी फ्लक्स बन जाएगा इसके चारों ओर, ठीक है। आपको पता है कि कहीं भी हो, अगर वोल्टेज ज्यादा है तो ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा, और यदि वोल्टेज कम है तो कम फ्लक्स जनरेट होगा, लेकिन फ्लक्स जनरेट अवश्य होगा, 100% होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और यहां देखेंगे आप कि वो जो हमने चालक यूज ले रहे थे उसको इसके अंदर दे दिया है, बिल्कुल अंदर रखेंगे। इसके अंदर देखिए पहले 0 पे सुई थी, लेकिन अभी ये 10 पर पहुंच चुकी है, यानी आपने इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो कर दी है। इस बाइंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया है, चुंबकीय क्षेत्र आपका बनने स्टार्ट हो गया है। अब आपको दोस्तों करना सिर्फ यही है, जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल पावर थी उसको यहां लगाना है, और उस पावर की वजह से इस चालक को जो अंदर है उसको दोस्तों क्या करना है, रोटेशन में लाना है, घुमाना है। जैसे ही आपको इसको घुमाएंगे, भैया इसके अंदर बल रेखाएं बन चुकी है, तो बल रेखाएं कैसे चलेगी आपको पता ही है, एन से एस की और इसकी क्या चल रही है दोस्तों, बल रेखाएं
चल रही है, ठीक है। तो ये बल रेखाएं ऐसे मान लो चल रही हैं, बल रेखाएं ऐसे घूम रही हैं, बल रेखाएं घूम रही है। आप जब चालक को घुमाएंगे तो भैया इन जब एक दूसरे के ऊपर घूमेंगे तो ये चालक क्या करेगा, इनको काटने की कोशिश करेगा, इनका छेदन करेगा, और जितनी मात्रा में काट पाएगा उतना ही अधिक इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ज्यादा करंट दोगे इसके अंदर जो बल रेखाएं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वो क्या है और भी ज्यादा बनने लगेंगी। जितना ज्यादा करंट दोगे उतनी ज्यादा बल रेखाएं बनेगी, उतना ही मजबूत फ्लक्स बनेगा, और उस मजबूत फ्लक्स को काटेगा ये, तो इसके अंदर ईएमएफ भी दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो जाएगा। तो फाइनली इस चालक के अंदर क्या बन गया दोस्तों, ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, आपका वोल्टेज यानी सप्लाई पैदा हो गई है। बस उसके बाद आपको इस चालक से इस ईएमएफ को बाहर लेना है। तो बाहर लेने के कई तरीके होते हैं। अगर आप कम्यूटेटर के थ्रू ले रहे हैं और ब्रश लगा के ले रहे हैं तो वो डीसी आ जाएगा, इसका मतलब ये डीसी जनरेटर हो जाएगा। अगर स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग से ले रहे हैं तो उस प्रकार से हम इसको कहेंगे, स्लिप रिंग से लेने पर ये एसी हमें बाहर मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको चीज मेरे हिसाब से डायग्राम से अच्छे समझ में आ गई होगी कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब जनरेट होगा यहाँ पर और ये चालक घूमेगा तो वो इसकी क्या है, बल रेखाओं को काटने की कोशिश करेगा, और जब ज्यादा से ज्यादा काटेगा तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार फैराडे भाई ने ये बताया था कि आपके लिए किस प्रकार हमारा ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। तो आपको पता लग गया दोस्तों फैराडे का नियम कैसा होता है। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब आपका देखिए दोस्तों, आपको पता लग गया कि जनरेटर आपका होता क्या है, क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, किस नियम पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब आगे इसमें है दोस्तों चालक की दिशा को या उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे ज्ञात किया जाता है, तो वो है दोस्तों फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, अब ये नियम भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। इसमें सिंपल सा है, देखिए आप पहले इसकी थ्योरेटिकल देखते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिकली रूप से समझने की कोशिश करेंगे। इस नियम के अनुसार हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में, इस नियम के अनुसार दोस्तों हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं। यानी जो हम अभी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से जो हम चालक के अंदर दोस्तों विद्युत वाहक बल जनरेट कर रहे थे ना, उसकी दिशा किधर होगी उसको ज्ञात करने के लिए आपको कौन सा नियम यूज लेना पड़ेगा, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, राइट हैंड रूल। देखिए राइट हैंड रूल क्या कह रहा है कि यदि दाएं हाथ की प्रथम दो उंगलियां और अंगूठे को परस्पर समकोण में बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाता है कि अंगूठा चालक की दिशा को और पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की और दूसरी उंगली दोस्तों चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल को इंगित करे। देखिए तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक अंगूठा रहता है, एक पहली फर्स्ट फिंगर, एक सेकंड फिंगर। तो अंगूठा किसको दिखाएगा दोस्तों, चालक की दिशा को, वही चालक किस दिशा में डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरी जो पहली उंगली होगी यानी है ना, तो पहली उंगली किसको दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र भैया किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। और जो लास्ट वाली होगी यानी मिडिल फिंगर जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, वो आपकी विद्युत वाहक बल को दिखाएगी। एज ए डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों डायग्राम से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तीनों उंगलियां एक दूसरे से 90 डिग्री पे आप बना सकते हैं इजीली, आप हाथ से खुद के भी बना देखिए। तो देखिए जो आपका अंगूठा है थंब, वो ऊपर की ओर डायरेक्शन दे रहा है और वो किसको दिखा रहा है दोस्तों, मोशन, यानी आपके चुंबकीय क्षेत्र की जो चालक है उसकी गति किस साइड में है, ठीक है दोस्तों। तो चालक की गति किस डायरेक्शन में है, तो ये चालक की दिशा को बता रहा है, भाई चालक इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। जो फर्स्ट फिंगर है मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, भैया चुंबकीय क्षेत्र का आपका डायरेक्शन किस साइड में है। और जो लास्ट वाली है दोस्तों वो बताएगी करंट नहीं दोस्तों, करंट नहीं, यहां बताएगी ईएमएफ। थोड़ा सा ये लिखने में मिसप्रिंट हो गया है, करंट नहीं बताएगी, ये दोस्तों क्या बताएगी, ईएमएफ की डायरेक्शन को, ठीक है दोस्तों। ईएमएफ यदि करंट बताएगा तो वो लेफ्ट हैंड रूल में आ जाएगा और वो मोटर में काम आएगा। तो यहां पर बताएगी आपके ईएमएफ की दिशा को, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कितना सा अंतर है, अगर आपको लेफ्ट हैंड भी याद करना हो तो साथ के साथ हो जाएगा। ये राइट हैंड में देखिए ऊपर चालक की दिशा, तो लेफ्ट हैंड में भी यही होता है। राइट हैंड में अगर फ्लक्स फर्स्ट फिंगर क्या दिखा रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो फील्ड होता है ना पूरा उसको दिखा रही है, तो वो का वो लेफ्ट हैंड में भी यही होगा। लेकिन राइट हैंड में देखो दोस्तों ईएमएफ जनरेट होता है और जो लेफ्ट हैंड होता है उसमें करंट जनरेट होता है। तो दोनों चीजें, बस एक ही लास्ट वाली उंगली में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। देखिए वोल्टेज, अब ईएमएफ यानी वोल्टेज और करंट यानी अब वो करंट ले रही है। तो आप देखो कैसे इसको याद रखोगे। अगर ईएमएफ याद रखना है तो आपका देखिए जनरेटर क्या करता है दोस्तों, वोल्टेज पैदा करता है तो ईएमएफ दिखाएगा, तो इसमें दाएं हाथ में वोल्टेज आ जाएगा। अगर मोटर के लिए कहे, अब मोटर का कैसे पता चलेगा,
देखिए मोटर क्या करती है, करंट लेती है तो वो करंट लेगी। ठीक है दोस्तों, मोटर क्या लेगी, करंट लेगी, और जनरेटर क्या करेगा, ईएमएफ पैदा करेगा। तो इस तरीके से आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हो कि राइट हैंड रूल कौन सा है, लेफ्ट हैंड रूल कौन सा है। चलिए आगे की ओर चलते हैं टॉपिक, और टॉपिक में देखिए दोस्तों डीसी जनरेटर के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं दोस्तों, सबसे पहले योक बॉडी आती है जो कास्ट आयरन कास्ट स्टील की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, कास्ट आयरन कास्ट स्टील की बनी होती है। निर्भर करती है कि आपकी मोटर छोटी है तो कास्ट आयरन की बन जाएगी, बड़ी है तो कास्ट स्टील की बन जाएगी। ये बाहर वाला आवरण है ना दोस्तों, ये सारा बॉडी का कहलाता है। ठीक है, बॉडी को हम दूसरी भाषा में या एक और नया नाम क्या कह सकते हैं, यॉक भी कहते हैं दोस्तों। तो याद रखना, कई बार यॉक लिखा आ जाता है, तो बॉडी हो गया, यॉक हो गया। यहाँ पर यॉक ही लिखा हुआ है ना, बिल्कुल यॉक लिखा हुआ है, इसको बॉडी भी कहते हैं। देखिए दोनों सेम सिमिलर नेम है। आगे चलते हैं, अगर इसके बारे में और भी बात करें बॉडी के बारे में तो काफी फर्क होता है दोस्तों। एक तो क्या है कि अंदर वाले पार्ट्स को सबको सुरक्षित रख रही है ना भाई, बाहर कवर कर रहा है ये, तो अंदर के पार्ट्स को सुरक्षित, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है इन फील्ड में अंदर, ये देखिए यहाँ पर ये जो वाइंडिंग हो रही है ना, इन पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, इसको बाहर नहीं जाने दे रही है, तो इसका ये काम हो जाता है। अगर पोल शू और पोल के ऊपर जाते हैं दोस्तों, पोल शू और पोल के ऊपर जाते हैं तो दोस्तों आपको मैं बता दूं पोल शू क्या होता है, पोल क्या होता है। देखिए पोल तो होता है, अब यहाँ डायग्राम में देखना आप कि ये जो नीचे है ना, नीचे वाला ये तो पोल होता है दोस्तों, मेन पोल यही होता है। और शू जो दिखा रखा है पोल शू, जो आगे का बड़ा सा क्षेत्र होता है ना, ये थोड़ा बड़ा होता है, इसमें डायग्राम में सही नहीं है, थोड़ा बड़ा होता है आगे की तरफ से, इसे कहते हैं पोल शू। शू का मतलब जूता होता है, यानी ये जो पोल है ना इसका एक तरीके से आगे से मतलब ये रुकावट पैदा करता है, पोल शू की बाइंडिंग बाहर नहीं जाए। ठीक है, आगे आती है फील्ड कॉइल। क्या आएगी दोस्तों, फील्ड कॉइल। अब फील्ड कॉइल कहाँ है, तो फील्ड कॉइल आपको अच्छे से पता लग गया होगा। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों फील्ड कॉइल को, तो फील्ड कॉइल ये होती है दोस्तों जो किसके ऊपर होती है, पोल के ऊपर होती है। ठीक है, फील्ड कॉइल कहाँ होती है दोस्तों, पोल्स के ऊपर होती है। आगे देखते हैं आर्मेचर कोर। तो जो हमारा आर्मेचर है दोस्तों, उसके अंदर भी तो वाइंडिंग होती है, आर्मेचर के अंदर भी वाइंडिंग होती है, तो उससे हम कहेंगे, सॉरी आर्मेचर कोर पूछ रहे हैं ना, तो आर्मेचर जिन पत्तियों का बना है ना वो आर्मेचर कोर कहलाएगी। भाई आर्मेचर क्या आपने देखा होगा अच्छे से, तो छोटे छोटे टुकड़ियों से बना होता है, छोटी छोटी पत्तियों से, सिलिकॉन स्टील की छोटी छोटी पत्तियों से बना होता है, उन्हें कहेंगे आर्मेचर कोर। आर्मेचर वाइंडिंग, बिल्कुल आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग कहलाएगी। कम्यूटेटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डीसी पार्ट्स के अंदर। जब डीसी की बात आती है, चाहे डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, तो कम्यूटेटर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों। आपका जो है ना आर्मेचर है ना, वो तो पूरा प्रॉपर एसी पे वर्क करता है, उसके अंदर पैदा भी क्या होती है दोस्तों, एसी। जब आपका आर्मेचर किसको देगा, कम्यूटेटर को देगा, और कम्यूटेटर भाई साहब क्या करते हैं, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है कम्यूटेटर का, एसी को डीसी में चेंज किया जाता है। और किसका बना होता है दोस्तों, तांबे की पत्तियों का। ठीक है, हाइड्रोन कॉपर से बना होता है, छोटी छोटी छोटी, और बीच में छोटी छोटी इसके जगह होती है, यानी बीच में गैप होता है, उसके अंदर भरी रहती है दोस्तों सिलिका जेल। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। आगे अगर अगले टॉपिक की ओर चलते हैं तो ब्रश एवं ब्रश होल्डर। तो ब्रश एवं ब्रश होल्डर आपको पता है कार्बन के भी बनते हैं, पीतल के भी बनते हैं, वो निर्भर करता है आपकी मोटर कौन सी है। ठीक है दोस्तों, और ब्रश होल्डर क्या काम करते हैं, ब्रश को फंसाए रखते हैं। और ये होल्डर कहाँ कसे होते हैं, जो अपनी रोकर आर्म प्लेट होती है उसके ऊपर कसे लेते हैं। जो रोकर आर्म प्लेट बनती है ना अपनी बैकेलाइट की, उस प्लेट के ऊपर ये होल्डर कस दिए जाते हैं, बिल्कुल फिक्स किए जाते हैं। लास्ट में आते हैं दोस्तों बेरिंग। तो बेरिंग आप सभी को पता है क्या काम करती है, इसको स्मूथनेस बनाती है, घूमने के लिए हेल्पनेस करती है। ठीक है, तो इसको हेल्प देती है घूमने के लिए, किसको, आपके आर्मेचर हुआ, आपका कम्यूटेटर हुआ, ये सारे मतलब जो मूविंग पार्ट है ना, पूरी शाफ्ट इसके ऊपर निर्भर रहती है बेरिंग के ऊपर। बॉल बेरिंग, बुश बेरिंग, बाकी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं डेमो वीडियो है। आप इसके और अपने चैनल पर जाके देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार शानदार टॉपिक आपको मिलेंगे, साथ ही साथ लाइव क्लासेस जिसके अंदर हम आप सभी को बिल्कुल क्वेश्चन आंसर से और बेसिक से क्लासेस चल रही है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।